इस देश का सिर्फ एक जिला है जिसका नाम संविधान में लिखा हुआ है। जी हाँ, आपको किसी और शहर का नाम संविधान में नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार का दरभंगा संविधान में अंकित है, क्योंकि जब संविधान बन गया और संविधान सभा के सदस्यों ने अपने दस्तखत किए, तब दरभंगा के महाराज ने अपने साइन के साथ इस शहर का नाम भी लिख दिया। दरभंगा जो आज एक जिला है, वो कभी एक भरा पूरा राज्य हुआ करता था। करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस रियासत को मिथिलांचल का दिल कहा जाता था। ये भारत की सबसे अमीर रियासतों में से एक थी, जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसी रियासतों ने भारत में ना शामिल होने की जिद से सारी लाइमलाइट को लूट लिया। और जैसे आज बिहार एक पिछड़ा राज्य है, वैसे ही मिथिलांचल के इस महान राज्य को भी इतिहास के पीछे पन्नों में छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये वो राज्य था जिसके आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। कामेश्वर सिंह तरक्की पसंद राजा थे। उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए इतना सारा दान दिया कि बड़े बड़े राजा उनके आगे कुछ नहीं। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों को दान दिया। 1962 के युद्ध में भारत सरकार को दान दिया। उनकी अमीरी के किस्से बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि ट्रेन उनके किले के पास आकर रुकती थी। राजाओं के पास जब जहाज होते थे, तब वो अपने पास फाइटर जेट रखा करते थे। लेकिन शिक्षा और आधुनिकता के महान संरक्षकों को उसी तरह भुला दिया गया, जिस तरह से आज नेपोटिज्म के पीआर की रोशनी में अच्छे एक्टर्स को भुला दिया जाता है। खैर, बॉलीवुड से हटें तो आज मैं आपको दरभंगा के इतिहास में लेकर जाऊंगा। कौन थे वो राजा जिन्होंने दरभंगा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, और क्या थी इस रियासत की कहानी, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, आज अगर आपको मौका मिले और आप दरभंगा जाएंगे तो आपको दरभंगा एक साधारण शहर लगेगा, लेकिन इस शहर में बना दरभंगा का किला और नरगौना का महल उसकी भव्य और शानदार विरासत को बताते हैं। इसका एक अनूठा इतिहास रहा है। अकबर के समय इस राज्य की स्थापना हुई थी। असल में इस जगह को मिथिला प्रदेश कहा जाता था, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मुस्लिम राजाओं का खूब आक्रमण हुआ करता था। मिथिलांचल अपने मखाने की खेती और मछलियों के लिए जाना जाता था। यही वजह है कि सल्तनत काल में यहाँ कई बार हमले हुए और आखिर में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, मिथिलांचल में हमेशा ही दिल्ली के राजाओं को लेकर विरोध होता रहा। तुगलक साम्राज्य के अंत से लेकर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना तक इस क्षेत्र में अराजकता ही अराजकता थी। फिर जब अकबर ने साल 1556 में गद्दी संभाली, तो उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उसने समझा कि मिथिला के टैक्स को मुगल तभी हासिल कर पाएंगे जब उनका सम्मान हो। इसलिए अकबर ने मिथिलांचल के विद्रोह को खत्म करने के लिए यहाँ के ब्राह्मण राजाओं को खूब महत्व दिया। अकबर ने खंडवाल वंश के राज पंडित चंद्रपति ठाकुर को दिल्ली बुलाया और उनसे अपने एक बेटे का नाम रखने को कहा, जिसे मिथिला में उसकी जमीनों के लिए कार्यवाहक और टैक्स कलेक्टर बनाया जा सके। चंद्रपति ठाकुर ने अपने एक बेटे का नाम महेश ठाकुर रखा, और अकबर ने 1577 में रामनवमी के दिन महेश ठाकुर को मिथिला का कार्यवाहक घोषित कर दिया। यानी कि महेश ठाकुर अकबर के नाम पर दरभंगा का शासन देखने वाले थे। आगे चलकर दरभंगा की ताकत और बढ़ी। इसके चलते राज दरभंगा ने बेतिया, तराई, बंजारों के सरदारों से विद्रोह को दबाने में नवाबों की मदद की और अपनी सेना का इस्तेमाल किया। हालांकि आगे चलकर जब मुगलों की जगह ब्रिटिश सत्ता में आए, तो दरभंगा रियासत अंग्रेजों के अधीन आज़ाद रियासत बन गई, जैसे कि पटियाला, जूनागढ़ या फिर जोधपुर जैसी रियासतें थी। दरभंगा राज बिहार के मिथिला क्षेत्र में करीब 6200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। ब्रिटिश राज के दौरान तत्कालीन बंगाल के 18 सर्कल के 4495 गांव दरभंगा नरेश के शासन में थे। राजा के प्रशासन को देखने के लिए लगभग 7500 अधिकारी बहाल थे। पटना से करीब 140 किलोमीटर दूर दरभंगा राज बिहार के सबसे बड़े राजघरानों में एक था। इस राज्य के पास 124 परगने की जमींदारी थी, और ये आज के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी के कुछ हिस्सों के साथ ही दरभंगा, ओल्ड दरभंगा कमिश्नरी और लगभग पूरे पूर्णिया को कवर करता था। इस राज को चलाने के लिए ब्रिटिश काल में 2000 से भी ज्यादा स्टाफ थे। उस टाइम पर बिहार सरकार के पास इतने कर्मचारी नहीं थे जितने कर्मचारी राज दरभंगा के अधीन काम कर रहे थे। खैर,
अंग्रेजों के टाइम पर ही दरभंगा के राजाओं ने बड़े पैमाने पर देश के लिए दान दिए। जब जब भारत के सबसे बड़े दानवीरों की बात की जाएगी तो उनमें दरभंगा राज का नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह बहादुर शिक्षा के प्रबल समर्थक और कला के अनुरागी थे। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा था तब पंडित मदन मोहन मालवीय को राजा दरभंगा ने खूब सपोर्ट किया। ये बात 1910 से 1915 के बीच की है। उन्होंने विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए उस वक्त 50 लाख रुपए का दान दिया था, जो आज की डेट में अरबों में होंगे। यही नहीं, महाराजा रामेश्वर ने पटना में अपने महल को दान दे दिया, जहां आज पटना विश्वविद्यालय बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन सभी को दान दिया था। दान देने की यह परंपरा उनके बाद भी चलती रही। रामेश्वर सिंह महाराज के बेटे महाराजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा का अपना महल, आनंद बाग महल और पुस्तकालय संस्कृत विश्वविद्यालय को दान में दे दिया। यहाँ पर आज का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बना हुआ है। इस तरह से ये रियासत अपने आप में बेहद महान थी दोस्तों, जिसके किस्से आज भी लोगों को रोमांचित कर देते हैं। इस रियासत की मिल्कियत न सिर्फ देश के बड़े शहरों में बल्कि विदेशों में भी देखी जा सकती है। दरभंगा राज की शान और शौकत कभी पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय होती थी। वैसे तो इस रियासत में कई राजा हुए, लेकिन रियासत के आखिरी राजा महाराजा कामेश्वर सिंह की प्रसिद्धि आज भी चर्चा का विषय रहती है। उनके द्वारा बनवाया गया नरगोना पैलेस अपने आप में अनूठा महल है। सफेद संगमरमर से बना यह भवन लंदन के बकिंघम पैलेस की याद दिलाता है। बताया जाता है कि इस पूरे भवन के नीचे स्प्रिंग लगाया गया, जिससे भूकंप का खतरा ना रहे। आज इस भवन में पढ़ाई होती है, यानी कि इसे भी दान कर दिया गया। महाराजा कामेश्वर सिंह की शान और शौकत ऐसी थी कि न सिर्फ देश के तमाम रजवाड़े उनके यहाँ कार्यक्रम में पहुंचते थे, बल्कि ब्रिटिश वायसराय से लेकर लंदन के लोग भी उनके समारोह का हिस्सा बनने के लिए ललचाया करते थे। बिहार की पहली ट्रेन जो समस्तीपुर से खुली थी, उसका आखिरी स्टेशन महाराजा कामेश्वर सिंह के निवास स्थान नरगोना पैलेस तक था। आज भी अगर आप नरगोना पैलेस के ठीक बगल में देखेंगे तो स्टेशन का प्लेटफॉर्म वहां पर आपको दिख जाएगा। महाराजा के घर जो ट्रेन आती थी वो उनके लिए स्पेशल ट्रेन होती थी। इस ट्रेन में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। बैठने के लिए सोफे और सोने के लिए आलीशान पलंग हुआ करते थे। ये ट्रेन दरभंगा महाराज के घर के अंदर तक चलती थी। इनका अपना प्राइवेट प्लेन हुआ करता था। हैरानी की बात यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब दरभंगा महाराज ने एयरफोर्स को 3 फाइटर प्लेन गिफ्ट किए थे। इनके महल में उस समय शानदार सजावट होती थी। इसका सबूत आज भी आप देख सकते हैं। यहाँ की दीवारों पर लगी टाइल्स बयां करती हैं। मेड इन लंदन लिखी टाइल्स दरभंगा की दीवारों पर सजी होती थी। ये वही दरभंगा महाराज हैं जो हिंदी में आर्य भारत, इंग्लिश में इंडियन नेशन और मैथिली में मिथिला मिहिर नाम से अखबार भी चलाया करते थे। कितने प्रोग्रेसिव राजा रहे होंगे, आप सोच कर देखिए। अगर आप आज दरभंगा के प्रसिद्ध किले को देखेंगे तो दिल्ली के लाल किले से ज्यादा फर्क नहीं लगेगा आपको, क्योंकि राजा कामेश्वर सिंह ने 85 एकड़ जमीन पर लाल किले की तर्ज पर इसे बनवाया था। इस किले की दीवारें 90 फुट ऊंची थी। ये लाल किले की दीवार से भी ऊंचा पड़ता है। अब आप सोच कर देखिए दरभंगा अपने आप में कितनी समृद्ध रियासत रही होगी। अब जाहिर है कि इतनी अमीर रियासत होने के चलते दरभंगा भी हैदराबाद या फिर जूनागढ़ की तरह अपनी आज़ादी का ऐलान कर सकता था, या फिर वो बगल में ही नए नए बन रहे पूर्वी पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा कर सकता था। लेकिन दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह को हमेशा ही भारत की तरक्की पसंद थी, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी भारत के साथ विलय करने को एक्सेप्ट कर लिया। यही नहीं, दरभंगा राजा हमारे देश की संविधान सभा में भी शामिल थे। वो बिहार के उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने संविधान सभा में बिहार को रिप्रेजेंट किया था, और बाद में उनके दस्तखत की कहानी तो मैंने आपको सुनाई है। हालांकि उनके नाम में एक चीज और जुड़ती है जो थोड़ी विवादास्पद है। ये बात है कि उन्होंने देश में जमींदारी प्रथा को खत्म करने का विरोध किया था। हालांकि ये उस वक्त सभी रजवाड़ों की समस्या थी। कोई नहीं चाहता था कि जमींदारी खत्म हो, क्योंकि इससे उनके आय का साधन खत्म हो सकता था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो राजा दरभंगा को पता था कि उनकी अमीरी जनता से वसूले टैक्स से थी। यही वजह है कि उन्होंने देश की तरक्की में खूब पैसा खर्च किया। इसका सबूत है बिहार में उनके महलों में बने विश्वविद्यालय और कॉलेज, और साथ ही BHU और अलीगढ़ जैसे तमाम विश्वविद्यालयों को दिया गया बहुत सारा दान। दरभंगा का DMCH यानी दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल उनके दिए जमीन पर बना हुआ है। उनके दान को लेकर एक और प्रसिद्ध किस्सा है जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के नाम कर दिया था। कहा जाता है कि आज़ादी से कुछ महीने पहले राजा कामेश्वर सिंह महात्मा गांधी से मिलने पटना पहुंचे उनके कैंप में। उन्होंने गांधी से पूछा, अब हमारे लिए क्या संदेश है, क्योंकि देश तो आज़ाद हो रहा था। गांधी जी ने उन्हें सुझाया
प्रजा के सेवक बनिए, आप अपनी संपत्ति के ट्रस्टी हैं, उसे मानकर उस संपत्ति से अपनी जरूरत पूरी करने जितना खर्चा करें। फिजूल का सारा खर्च बंद कर दीजिए। कामेश्वर सिंह ने संदेश सुना और 5,000 रुपए का चंदा देकर वापस लौटाए। गांधी जी का संदेश सुनकर उन्हें अपने पुरखों की बात याद आ गई। उनके पुरखे अक्सर कहा करते थे, दरभंगा का पूरा राज हमारी कुल देवी कंकाली का है, हम तो बस उसके ट्रस्टी हैं। बहरहाल 1961 में जब उन्होंने अपनी वसीयत तैयार कराई तो पूरी संपत्ति को एक ट्रस्ट बनाकर 3 लोगों को उसकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी। फिर अगले साल 1962 में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। वो इस रियासत के आखिरी राजा थे। तब से लेकर आज तक यही ट्रस्ट उनकी संपत्ति को देखता है, जिससे उनके परिवार को भी पैसे मिलते हैं। हालांकि ये पैसे बहुत कम मिलते हैं। इस तरह से दोस्तों उस रियासत का स्वर्णिम काल हमेशा के लिए खत्म हो गया, जिसने देश की शिक्षा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये कहानी थी दरभंगा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।